जैसे किसी ने किसी एनिमल को देख लिया और उसने भागना है, डर से भागना है, तो उसका सारा जो बॉडी का ब्लड है, जो सब कुछ रश है, वो लेग्स की तरफ चले जाता है, तो ह्यूमन ब्रेन की तरफ कम पंप हो रहा होता है ब्लड। ये वजह होती है जिसकी वजह से हम सही से सोच नहीं पा रहे होते, हम सही से समझ नहीं पा रहे होते, बिकॉज उस टाइम पे एट दैट मोमेंट, वो फ्लाइट की एक मोमेंट होती है, उस मोमेंट में जो हमारा सारा पंपिंग है ब्लड की वो कहीं और बिजी हो जाती है और हमारे ब्रेन को, हमारी ह्यूमन ब्रेन को कम आ रही होती है, जिसकी वजह से हम सही से सोच नहीं पा रहे होते या हम सही से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। लेकिन जब बातचीत होती है तो पहला रिएक्शन हमारा यही होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। अब इस गुस्से को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? देखिए, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि बस सेफ एग्जिट ले लिया एंड दैट्स इट। वापस उस कॉन्वर्सेशन में एंटर होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके मुताबिक आपने उस टाइम पे सेफ एग्जिट लिया था, लेकिन वो एक्चुअली में सेफ एग्जिट नहीं था, वो तो आप अवॉइडेंस की तरफ आ गए हैं। आपने ये देखने जो आपने थैंक यू वेरी मच कहा है, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्या वो आपने दिल से एक्सेप्ट किया है? तो दैट मीन्स कि आपने उनकी बात से अवॉइड किया है। जैसे अक्सर फैमिली मीटिंग्स में होता है ना, फैमिली कुछ कह रही होती है और हम कुछ कह रहे होते हैं, तंग आके हम फैमिली को कहते हैं अच्छा ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना वैसे होगा, कह देते हैं ना अक्सर औकात, हम ये तंग आके कह देते हैं, बट अंदर से हमारा दिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सही से बातचीत की, दैट मीन्स कि आपने बस मामला रफा दफा किया और उसको बस कहा है कि बस खत्म करें, एक्सेप्ट कर लिए दिल से। लेकिन जब आपने उस टाइम कहा था, उस टाइम पे नहीं एक्सेप्टेंस थी, उस टाइम पे बस 10-20% थी। तो आप नेक्स्ट मीटिंग जब उनसे एंटर होंगे, दोबारा आपकी उनके साथ मीटिंग होगी, तो यू कुड से दैट कि लास्ट टाइम जब आपने मुझसे ये बात की थी तो मैं उस टाइम पे मेरा बस 10-20% मैं राज़ी था और मैंने बस ऐसे ही आपको बोल दिया था बात को ख़त्म करने के लिए कि चलें ठीक है, मैं ओके ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बट बाद में जब मैंने सोच विचार की, मुझे एक मौका मिला सोचने का, तो मैंने जब चीज़ों के बारे में सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में ये मेरे लिए बेहतर था, ये जो फैसला है 42 डेज़ का, ये मेरे लिए हक़ में बेहतर है। तो फिर बाद में जाके मुझे रियलाइजेशन हुई कि येस आई नीड दीज डेज़। तो मैंने उस टाइम पे एक्सेप्ट दिल से नहीं किया था, बट अब मैंने दिल से एक्सेप्ट। देखिए, जब हमने किसी से बातचीत करनी होती है ना, तो बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ढकी छुपी बात करें अगले से। बातचीत करने का राइट वे में एग्जैक्ट मकसद ही ये होता है कि आप ऑनेस्ट होके बताएं। आपको अगले की बात अच्छी नहीं लग रही, जस्ट टेल देम, बट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड को मेंटेन रखकर। मतलब कि आपने अगले की इज्जत को भी हर्ट नहीं करना और आपने अपनी इज्जत को भी हर्ट नहीं होने देना, बट अपनी बात ज़रूर कर देनी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, जिस तरह की भी बात है। इसको लाइक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कह सकते हैं, बट इसको हम ब्लंट होना या बोल्ड होना नहीं कहेंगे। जब हम बोल्ड होते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी रूडनेस आ जाती है, लेकिन जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो उसमें हमारा मतलब नहीं होता या हमारी इंटेंशंस नहीं होती हैं कि हमने अगले बंदे को हर्ट करना है या अगले बंदे को नुकसान पहुंचाना है या बस कॉन्वर्सेशन में ही मैं जीतूँ और अगला बंदा कुछ भी ना कहे। ये इंटेंशंस नहीं होती। इंटेंशंस हमारी ये होती है कि बस हमने अपनी दिल की बात ऑनेस्टली अगले बंदे तक पहुंचानी है। जब ओपिनियंस वेरी कर रहे होते हैं ना, जब दोनों पार्टीज का ओपिनियन डिफरेंट होता है, तभी वो कॉन्वर्सेशन क्रूशियल कॉन्वर्सेशन बनती है। लाइक उसका वन ऑफ द मेन, जैसे ये ट्रायंगल में एक जो एंगल है दैट इज जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब दो लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक मतलब प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ ऐसे आ सकें जिसमें दोनों खुश हों। इसी चीज़ का नाम है क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, कि हमने बातचीत करनी इस तरह से है, बेशक दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, वो कुछ और सोचता है वो कुछ और सोचता है, लेकिन हमने एक मिड वे में आना है, एक मिडिल एंगल ढूंढना है जिसमें एक पार्टी भी खुश है और दूसरी पार्टी भी खुश है। जैसे पेशेंट्स ये कहते हैं कि मैंने इतने दिन यहाँ नहीं रहना, फैमिलीज कहती हैं कि आपके इतने ही दिन है। अब ये दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट हैं, अब इसको हम मिड वे में कैसे लेके आ सकते हैं? जैसे शुरू में जब आप सब आए थे, सबके लिए 100 डेज एक्सेप्टेंस काफ़ी मुश्किल थी ये चीज़ कि इतने दिन तो मैंने नहीं गुजारने, बट विद टाइम जैसे जैसे ट्रीटमेंट का पार्ट बनते चले गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है कि येस आई नीडेड दिस ट्रीटमेंट, मुझे इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों में भी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ गई है कि नहीं आई? आ गई है। तो दैट इज, यही तो मिडिल ग्राउंड है। देखिए, गुड मीटिंग से मुराद ये है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से गुड मीटिंग नहीं ना करनी, दिल से गुड मीटिंग करनी है। जब आप दिल से गुड मीटिंग करना शुरू होंगे ना, आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि मुझे दिन कम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने ये देखना है कि जब कोई इलाज कराने के लिए जाता है, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया, मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? 6 महीने लगते हैं एक फ्रैक्चर को ठीक होने में, ठीक है। यू वांट टू आप जल्द ठीक होना चाह रहे होते हैं, तो आप वो पूरे 6 मंथ्स अपने बेड रेस्ट पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो सेम इज विद दिस एडिक्शन ट्रीटमेंट,
कि जब आपको पता है कि आपको एक इतने डेज बताए गए हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इतने डेज बताए गए हैं, और ये कोई ऐसी रैंडम नहीं आपको दिन बता दिए गए, काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई कि इतने डेज मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं एक इलाज के लिए। तो जब हम इलाज में आते हैं ना, तो हम दिनों के ऊपर या हम और किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने अपना इलाज ही नहीं एक्सेप्ट किया। देखिए, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। देखिए, हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है ना जो खुद वॉक इन करके आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे इलाज की ज़रूरत है, वो कहते हैं कि मुझे इंडोर करके इलाज करें। हम कहते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है इंडोर करने की, आपका इलाज आउटडोर में ही होगा। ये डिपेंड कर रहा होता है कि किसको किस नोयत की इलाज की ज़रूरत है, किसको कितने दिनों की। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। हमें पता चल जाता है ना कि आपकी कितनी इंसाइट है, आपके डैमेज कितना हुआ है। उस डैमेज की बेस के ऊपर फिर ये डिसाइड किया जा रहा होता है कि वेदर यू नीड आउटडोर ट्रीटमेंट और इंडोर ट्रीटमेंट। हम जब किसी इलाज में होते हैं ना, तो ये बाकी सारी टेंशन्स नहीं हम लेते कि कितने दिन है, मेरे घर याद आ रहा है, बोरियत हो रही है। इलाज को एज अ इलाज ही लें। इस तरह से मत लें कि आप बस किसी सेंटर में आए हुए हैं और आप बस यहाँ दिन गुजारें। इस तरह चलेंगे तो फिर इलाज नहीं आपका हो पाएगा। तो जब हम इलाज की बात करते हैं ना, तो फिर हम दिनों की बात नहीं करते। या तो इलाज की बात होती है या दिनों की बात होती है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्टेंस लेके आनी है कि आप एक बीमार थे और आपको इलाज की ज़रूरत थी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली मिडिल ग्राउंड आ जाएगा। फिर फैमिली भी आपकी इस तरफ आ जाएगी कि चले इसको इलाज की ज़रूरत है, और आपको भी इस तरफ आ जाएंगे कि जी मुझे इलाज की ज़रूरत है। तो वो एक मिडिल ग्राउंड आ जाएगा जहाँ पे दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगी इस चीज़ को। वी वर डिस्कसिंग कि 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, या जब भी हम किसी क्रूशल कॉन्वर्सेशन में फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? या तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, हम अगले से बातचीत ही नहीं करते, हम कंप्लीट अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं। वी फील लाइक कि इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने कौन सा कि मेरी बात मान लेनी है, बस छोड़ते हैं इनको और अपने काम से काम रखते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। पेरेंट्स को डर होता है बेसिकली कि मूड ना ख़राब हो जाए, हमसे नाराज़ ना हो जाए हमारा लव्ड वन, पर कोई परेशान ना हो जाए, टेंशन ना लेना शुरू हो जाए। तो बस पेरेंट्स फिर अवॉइड कर देते हैं और चुप करके इनेबल करके बात मानना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें होता है कि अब मैं अपने आप को मज़ीद डिफेंड नहीं कर सकता, मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, या मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है देने के लिए, लेट्स अवॉइड इट। अच्छा, जो पीछे पेंटिंग लगी है मुझे ये तो दिखाओ, ये क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या होती है? शेम इज़ द रीज़न, डिनाइल इज़ द रीज़न। शेम रीज़न होती है बेसिकली कि हम इतना गिल्ट में होते हैं, इतना शेम में होते हैं कि हम अपने आप को प्रॉपरली उस मसले को हम कन्फ्रंट करना चाह ही नहीं रहे होते हैं। बस हो रहा है किसी ना किसी तरीके से हम अवॉइड करें और भागें इधर से। तो शेम इज़ द रीज़न। इस शेम से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अनटिल एंड अनलेस आप इस शेम से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन तो क्या, कोई और भी स्किल प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे। तो इस शेम से कैसे बाहर निकला जा सकता है? फेस करके, बिल्कुल डिस्कस करके, बिल्कुल बात करके, वॉइस आउट करके, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। बिल्कुल एग्जैक्टली आपके वांट्स क्या है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। आपकी इंटेंशंस क्या है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। बाकी चीज़ों का इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। बात फिर हम यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि अपने ऊपर फोकस रखें। क्या ये काम बड़ा मुश्किल है कि अपने ऊपर फोकस नहीं रखा जा रहा होता? जब किसी से बात कर रहे होते हैं, सारा फोकस हमारा होता है कि उनकी टोन ऊपर चली गई थी, उन्होंने अपने बाजू ऊपर चढ़ा लिए थे, उन्हें गुस्सा आ गया था, वो खड़े हो गए थे। सारा फोकस हमारा इस पे होता है, और हमारा फोकस इस पे नहीं होता कि हमारा क्या रवैया था। शेम और डिनाइल की वजह से भी, और कि हमारा फोकस हमारे ऊपर क्यों नहीं होता, हमारा फोकस सारा अगले बंदे के ऊपर क्यों चला जाता है कि उन्होंने अपने बाजू ऊपर कर लिए, उनकी टोन ऊपर चली गई, ताकि इशू पे बात ना हो। और इशू पे हम बात क्यों नहीं करना चाह रहे होते? क्योंकि हम अपने मसलों से मुसलसल भाग रहे होते हैं। क्योंकि हम अपने इश्यूज से, अपने मसलों से मुसलसल हम एक अपने साथ ही एक रेस में होते हैं, और बस हम भाग रहे होते हैं कि बस हमें कोई एंडिंग पॉइंट ना मिले, और बस हम भागते ही जाएं, और कोई दीवार आगे ना आए, कोई चीज़ आगे ना आए, और बस हमें कोई रोके भी ना, और बस हम भागते ही रहें इन मसलों से। और ये करते करते इंटरनली हम खुद थक जाते हैं, फिजिकली मेंटली हम थक जाते हैं, और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हमें लग रहा होता है कि नहीं, भागने में ही सारी फ़ायदा है, भागने में कोई मतलब मसला नहीं हो रहा, अच्छी बात है, मैं भागता ही रहूँगा, जब तक मैं भागता रहूँगा मसला सॉल्व ही रहेगा। जिस दिन मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, एक्टिव एडिक्शन में ऐसे होता है। यहाँ रहते हुए भी मीटिंग्स में भी ये हो रहा होता है। एक्टिव एडिक्शन के बाद जब हमें रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है ना कि यस मैंने बड़े गलत काम किए, उसमें भी हमारा यही पैटर्न होता है। रिकवरी में भी ये हो रहा होता है, बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे ये चीज़ हो रही होती है। इनिशियल स्टेजेस पे हो रही होती है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, मतलब हम एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आ रहे होते। इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी मंथ एंड अ हाफ, डिपेंड्स।
तो इन मसलों से हम भाग भाग कर हम फिर एक पॉइंट आता है जब हम थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं ना, हम फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हम थक गए। हम अपने आप को एक डिनाइल में रख रहे होते हैं, और हम इस डिनाइल में रहते रहते हमें एक टाइम आता है कि वो डिनाइल पसंद आना शुरू हो जाता है। हम सेटिस्फेक्शन से फील करना शुरू कर देते हैं उस डिनाइल में रहते रहते। लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इंटरनली, हम अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ इमेज कितनी ख़राब कर रहे हैं। तो इन मसलों से हल नहीं निकलता, भागना कोई हल नहीं है। दूसरा ये हल होता है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है और एक हीटेड अप इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो हम एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, हम एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग, हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्रंट करने शुरू कर देते हैं। अब एग्रेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। एग्रेशन इज़ कि आप किसी से रूडली बात कर लें, गुस्सा कर लें, बदतमीज़ी कर लें। इसके अलावा एग्रेशन ये भी होता है कि आप अगले को टॉन्ट्स करें या चीप कमेंट्स पास करना शुरू कर दें, सार्केस्टिक हो जाएं, आप सार्केस्टिकली उन्हें कमेंट्स पास करें। और क्या क्या वजह हो सकती हैं, या और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम एग्रेशन में करते हैं। ब्लेम गेम बहुत कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा होती है एग्रेशन में। और वर्बली अब्यूज हो जाते हैं, हम फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ही हो रही होती है। तो अवॉइडेंस में हम अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को हम खराब कर रहे होते हैं। और एग्रेशन में जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, हम अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी खराब कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। थर्ड वे ये होता है कि वी फेस देम एंड हैंडल देम वेल। ये क्या तरीका है, कैसे उनको हम एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को कैसे सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। असर्टिव हो गया, असर्टिवनेस इज़ वन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स जिससे हम एक कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हैं। वॉइस आउट करके रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ, उसको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दो, एहतराम, इज्जत और एहतराम दो ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और ये हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये तो हमने लाजमी हर बातचीत में रखनी ही रखनी है। लेकिन जब किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो क्या रिस्पेक्ट फिर भी वो कर पाता है? नहीं। पैसिव वो तो अवॉइडेंस में आ जाएगा ना। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल वो होता है जिसमें आप अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं, जिसमें आप मसलों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप बातचीत करते ही नहीं हैं। और आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल। आप उनको ऑब्वियसली जब आप चुप रह रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं, उनसे बात कर ही नहीं रहे, तो वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगना शुरू हो जाता है। स्टार्ट विद द हार्ट पर थे हम। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का। देयर आर टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। वन बाय वन हम हर प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो भी हमें सीखने को नया मिलेगा हम वो सीखेंगे इसमें से। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क ऑन मी फर्स्ट अस सेकेंड। ये चीज़ समझ में आ गई है कि अपने रवैयों पे, अपने बिहेवियर्स पे, अपने एक्शंस पे फोकस रखना है, दूसरों के एक्शंस या उनके बिहेवियर्स पे फोकस नहीं रखना। ये नहीं देखना कि अगले ने बाजू ऊपर चढ़ा लिए, ये देखना है कि क्या मैंने चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। अगलों की मतलब अगले बंदे की या अगले पार्टी की ये चीज़ नहीं नोटिस करनी कि वो कब कितना गुस्से में गया है, आप कब कैसे कितना गुस्से में गए, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है और अपना सारा शिफ्ट इसी के ऊपर रखना है। एग्जैक्टली, वर्क ऑन मी फर्स्ट जो पहला प्रिंसिपल है वो हमें यही कह रहा है। सबसे पहले तो आप फिजिकली इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हैं, किसी से आपको गुस्सा आ गया है, तो आप अपने फिजिकल बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि वेदर आप आपको एक फिजिकल रश फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा, आप गुस्से में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं जिससे पता चलता है कि हम गुस्से में आ गए। कैसे पता चलता है? टोन ऊपर हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ फिजिकल इंडिकेशंस होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। तो शुरू में इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, जब हम पैसिव होते हैं ना, तब भी कोई ना कोई हमारी बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं। जब हम पैसिव हो रहे होते हैं, अपने अंदर ही गुस्सा रख रहे होते हैं, तभी हम आई कांटेक्ट चेंज हो जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो शुरू में इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए हम अपनी फिजिकल इंडिकेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि जब मुझे गुस्सा आएगा किसी से बातचीत के दौरान, तो मैंने अपनी फिजिकल इंडिकेशंस देखनी है कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्या मेरी टोन ऊपर जा रही है, क्या मेरी जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्या मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। आप इस चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। इस चीज़ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस करने से एक टाइम आता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और जब जैसे ही आपको पता लग गया कि आपने अपने आप को एक आवाज़ दे दी अंदर से कि यस अब मेरी टोन ऊपर हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा इतनी नहीं होनी चाहिए थी, तो आप फ़ौरन से उसको हैंडल कर लेते हैं, सेफ एग्जिट लेकर या अगले से थोड़ा सा डिस्टेंस करके 4 Ds अप्लाई करके। बेसिकली वर्क ऑन मी फर्स्ट कि अपने रवैयों के ऊपर पहले ध्यान दें, फिर किसी और चीज़ के ऊपर दें। आपने अपने रवैयों पे पहले ध्यान देना है। अगर आप इंडिविजुअली इसको पढ़ें तो वर्क ऑन मी फर्स्ट कि मैंने अपने ऊपर काम पहले करना है,
और फिर मैंने दूसरों की टेंशन लेनी है। अपना ध्यान पहले रखना है, अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को पहले देखना है। हमने तब ये नहीं सोचना कि अगला बंदा का रिएक्शन क्या आएगा, कैसा आएगा और कब आएगा। हमने रखना है कि मेरा रिएक्शन क्या है, अपना फोकस अपने रिएक्शन पे रखना है। एग्जैक्टली देखिए, जब आप अपना ख्याल रखना सीखेंगे ना तो ही आपको किसी और का ख्याल रखना आएगा। लेकिन आई वुड से कि हमने फोकस अपने ऊपर ही रखना है। हमने आइडियाज़ भी नहीं लगाने हैं फिलहाल के लिए कि अगले बंदे ने मुझे रिएक्शन कैसे देना है। तब तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ प्रैक्टिस किए हमें आइडिया हो जाता है कि अगर दीज आर दी साइंस के जिससे अगले बंदे की टोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाएगी। जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई बहस होता है, लड़ाई होती है, तो कैसे पता चलता है कि एक लड़ाई, एक कॉन्वर्सेशन बैड नोट पर एंड हुई है? जाहिर सी बात है, बहुत सारी ये फैक्ट्स होते हैं बेसिकली। आवाज़ ऊंची हो जाना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना। यस, शुरू में फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ही चलना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे इमोशंस आ गए वहाँ पे मसला आ गया। तो इसमें क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में जो थर्ड इसका की है वो यही है ना कि इमोशंस भी हमारे पीक पर चले जाते हैं। तो जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से फिर जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इमोशन शुरू में क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा प्ले ना करें, बट हम फैक्ट्स और फिगर्स और लॉजिक की बेस के ऊपर ज़्यादा सोचें और उनके ऊपर ज़्यादा काम करें। फैक्ट्स देखेंगे फैक्ट क्या है, लॉजिक्स देखेंगे लॉजिक्स क्या क्या है, और फिर उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, कि इस चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे आप एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं। आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आप इस बातचीत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। कि आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि इस कॉन्वर्सेशन में आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो ऊपर चला जाए और आपका मतलब यू शुड विन। कि आप ये एक्सपेक्ट लगा रहे हैं कि आपकी बात मानी जाए, कि आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कॉन्वर्सेशन से। देखिए, उसी का पॉइंट है। पहली चीज़ ये कह रही है कि सेल्फ केयर करनी है, और सेल्फ केयर करने के पहला पॉइंट ये है कि आपने ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ। इससे तो मसला हल नहीं होगा ना, इससे तो बल्कि इश्यूज और बढ़ेंगे। कि आप ये सोचेंगे कि आप मैं को ले आएंगे किसी कॉन्वर्सेशन में। मैं को लेके आने का मतलब ही यही है कि आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ मेरी ही फिर बात मानी जाए। जब आप इस माइंडसेट से जाते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में, तो वो कॉन्वर्सेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। जब आपने अपनी इंटेंशंस ये रखी होती हैं, आपने अपनी वांट्स ये रखी होती हैं कि सिर्फ मेरी बात मानी जाए। मोस्टली यही होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं वो गलत ही होता है। तो उस चीज़ में देखने की हमें किसी थर्ड पर्सन से ये पूछ लेना चाहिए कि आर माई वांट्स करेक्ट, क्या मेरी जो मैं चाह रहा हूँ वो ठीक है। बट मोस्टली होता ही है कि मेजरली हम यही चाह रहे होते हैं ना कॉन्वर्सेशन से, कि आज जो बातचीत होगी इसमें मेरी बात मानी जाए, या मैं जो आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ वो पूरा किया जाए, या जो मेरी बात जो है उसको प्रायोरिटी दी जाए। मेजरली हमारी इंटेंशंस यही होती हैं, या हमारी वांट्स यही होती हैं। जब हम फैमिली मीटिंग्स में होते हैं तो हमारी इंटेंशंस यही होती है ना कि आज तो मैंने अपनी बात मनवा के ही रहनी है, आज तो मैंने दिनों के ऊपर इतनी बहस करनी है कि फैमिली को मैंने इतना तंग करना है कि वो मेरी बात मान के रहे। ऐसा होता है, हमारी सोच पीछे यही होती है कि आज तो मैंने बात करनी, दिनों पे तो बहस लाजमी करनी। जब स्टैंड्स की बात होती है तो हम मीटिंग में इस कॉनोटेशन के साथ जा रहे होते हैं कि आज तो मैंने मोबाइल के स्टैंड के ऊपर तो बहस करनी है, ये तो मेरा राइट बनता है। ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ अपने ऊपर ही मतलब ये रखना है कि मैं सेल्फिश हो जाऊँ, बस मेरी बात मानी जाए और बस मैं जो कह रहा हूँ वो कंप्लीट किया जाए। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती कि जब आप इस मैं के साथ रहना शुरू कर देते हैं और इस तरह चलना शुरू कर देते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, मुझे ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मुझे ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती है।
मतलब एक चीज़ होती है ना कि गिव एंड टेक, हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, इसी तरह से हर कॉन्वर्सेशन में भी गिव एंड टेक होता है। आप अब कुछ अपनी मनवाते हैं, कुछ अगले की मानते हैं। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती कि आपने सिर्फ अपनी अपनी मनवानी है। इसमें ये होता है कि हमने इस तरह से ज़िंदगी नहीं हमारी गुजरती कि जब हम इसी मैं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो वी स्टार्ट विद हार्ट का जो प्रिंसिपल है, जो पहला प्रिंसिपल है, वो हमें मैं का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, बल्कि हमें वो ये सिखा रहा है कि हमें अपने आप को जानने की, अपने आप को परखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को फुली जान नहीं लेंगे, हम किसी और को जान नहीं सकते इतना अच्छा। तो किसी और को जानना या किसी से बातचीत सक्सेसफुली करने का हुनर ये है कि हम अपने आप को पहले जानें, अपने रवैयों के ऊपर गौर करें, अपने बिहेवियर्स के ऊपर गौर करें, अपने एक्शंस के ऊपर गौर करें, और फिर हम देखें कि हम कहाँ पे बेहतरी ला सकते हैं। हम अपनी वांट्स को देखें। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारी वांट्स जो होती हैं वो टोटली नेगेटिव होती हैं। तो हम जब अपनी वांट्स को पेन डाउन कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं या लिस्ट डाउन कर लेते हैं, तो हम देखना शुरू कर देते हैं कि ये वाली जो वांट है ना मेरी, तो ये मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी बात मानी जाए, ये नेगेटिव वांट है। इस नेगेटिव वांट को रिप्लेस करके पॉजिटिव वांट बनाना है। तो इस तरह से हम अपनी वांट्स को जब वंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उनको रिप्लेस कर लेते हैं, वहाँ से फिर आसानियाँ पैदा होना शुरू होती हैं। वहाँ से भी हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन का मतलब हुनर सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप में इतनी कंपोज, आप इतना ज़्यादा हो जाते हो, आप में इतनी कामनेस आ जाती है कि आप अगले की बात भी बड़े ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ये पूछते हैं व्हाट डू यू रियली वांट वाले जो चीज़ है, उसमें पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि व्हाट डज माई बिहेवियर टेल मी अबाउट व्हाट माई मोटिव्स आर। इस चीज़ का मतलब ये है कि जैसे आपका मोटिव ये था या आपका गोल ये था कि आज की मीटिंग में आपने जो अपनी फैमिली से बात करनी है, बड़े अच्छे से बात करनी है और उन्हें खुश करना है और अच्छी मीटिंग देनी है, ताकि आपकी काउंसलर्स को ये लगे कि आप कंप्लाइंस दे रहे हैं और आप मीटिंग्स भी अच्छी कर रहे हैं। ये आपका मोटिव था। लेकिन जब आपकी मीटिंग हुई और आपने मीटिंग में जब बातचीत शुरू की, तो वो एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई और वो ज़रा एक आपकी टोन भी ऊपर हो गई, गुस्सा आ गया, आप थ्रेट दे के मीटिंग रैप अप करके आ गए। तो अब आपने अपने आप से पूछना है कि क्या जो मेरा बिहेवियर था और मेरे मोटिव्स थे, क्या वो इन अकॉर्डिंग्स थे, क्या वो आपस में मिलते जुलते थे, क्या उनका आपस में कोई कंपैरिजन था कि नहीं था। जैसे मोटिव तो आपका अच्छा था कि आपने फैमिली से कंप्लाइंस देनी है और काउंसलर्स को ये शो कराना है कि मैं कितनी अच्छी कंप्लाइंस दे रहा हूँ और अच्छी मीटिंग्स कर रहा हूँ। बट जो आपका बिहेवियर हुआ वो ज़रा एक आर्ग्यूमेंट बन गया, दिनों के लेकर कोई बात हो गई और आपने थ्रेट दे के मीटिंग रैप अप कर दी। तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं कि जो मेरा बिहेवियर था और मेरे मोटिव्स थे, क्या वो इन अकॉर्डेंस थे, क्या वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे कि नहीं थे। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर रिलेशनशिप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं कि आप अपने आप से पूछते हो कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, मैं दूसरों से क्या चाहता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप से, मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, it can be your brother, it can be your son, it can be your wife, anyone, it can be your counselors, your colleagues, anyone। कि आपने पूछने कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, what do I want for myself। मैं अपने आप से ये चाहता हूँ कि मैंने आज जो मीटिंग करनी है, जो मैंने आज बातचीत करनी है, वो बड़े कामली कंपोज होकर करनी है और मैंने गुस्से का इजहार बिल्कुल नहीं करना। दिस इज़ माई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ। फिर आप पूछते हैं कि what do I want for others। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि वो मेरी बात जो है लिसनिंग एंड पर रहकर सुने, ध्यान से गौर से सुने। बस आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या आप उनसे ये वांट लगाए हुए हैं कि बस आप उनसे ये चाहते हैं कि वो मेरी बात ध्यान से सुने। और थर्डली आप अपने आप से पूछते हैं कि व्हाट डू आई वांट फॉर द रिलेशनशिप, कि मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूँ। वेदर आई डू वांट कि मेरा इनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाए या मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप ये सवाल अपने आप से पूछते हैं। देखिए क्रूशल कॉन्वर्सेशन का पहला स्किल ही ये है कि आप लिसनिंग एंड पे रहते हैं हमेशा। आपने बहुत ध्यान से गौर से अगले की बात सुननी है, लिसनिंग एंड पर रहना है, उनको ये फील कराना है कि वो उनको सुना जा रहा है। ऑब्वियसली लिसनिंग एंड का मतलब ये कि आपने उनकी बात इस तरह से सुननी है कि उन्हें फील हो कि आप वाकई में सुन रहे हैं और एक्चुअली सुनना भी है, प्रिटेंड नहीं करना, वो तो प्रिटेंस लिसनिंग हो जाएगी ना। आई कॉन्टैक्ट आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर लें, आप बार बार उनको असर्ट कर सकते हैं, येस आई एम लिसनिंग, यस यू आर राइट, जी आई एम लिसनिंग, मुझे समझ आ रही है। ऑब्वियसली जब आप फेक कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे बोलूँ जी यस एहतजाम जब यस और बस मैं यही बोली जाऊँ, दैट मीन्स आई एम फेकिंग। तो पता चल जाता है कब कोई फेक कर रहा है और कब कोई फेक नहीं कर रहा। लास्ट जो क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं वो पूछते हैं कि हाउ वुड आई बिहेव इफ दिस वर व्हाट आई रियली वांटेड। कि लेट्स से आपने मीटिंग अपनी ख़राब कर दी और बाद में जब आपने अपने आप से ये सवाल पूछा तो अपने आप से पूछते हैं कि मैं कैसे बिहेव करता, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए था अगर मेरी ये मोटिव होता या मैं अपने आप से ये चाहता होता।
तो मैं कैसा बिहेव करता या मेरा बिहेवियर या एक्शन क्या होना चाहिए था। लेट्स से कि जब आपने जिस मीटिंग में आपने थ्रेट दे दिया और मीटिंग खराब करके आप वापस आ गए, वापस आके आपको जब रियलाइज हुआ कि आपने सही नहीं किया, तो आपने क्या सोचा कि मुझे मेरी मोटिव्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए था, मुझे मेरी वांट्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए था, जैसा मैं चाह रहा हूँ मुझे वैसे ही चलना चाहिए था, बट असल में ऐसा हुआ नहीं। तो फिर अब जब आप ये तीनों की क्वेश्चन करते हैं ना अपने आप से, तो आपकी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सी हो जाती है इस कॉन्वर्सेशन के हवाले से। दैट मीन्स कि यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट द फैक्ट कि यू हैव टू स्टार्ट विद योर हार्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर मोटिव्स इन अकॉर्डेंस विद योर बिहेवियर्स। आपको अपने रवैये और अपने मोटिव्स एक जैसे करने हैं। आपको ये देखना है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आप दूसरों से क्या चाहते हैं और आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। अब जब ये सब चीज़ें जब आप सोचते हैं, फिर ये क्रूशल कॉन्वर्सेशन जो है वो एक सक्सेसफुल एंड पर जो है वो ख़त्म होती है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।